नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट देते ही हैं, साथ ही इंट्राडे पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल्स देते हैं। इसके अलावा हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं। अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज से, रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से, बिटपन मजुमदार हैं bmazumdar.com से, और साथ ही आगे हमारे साथ होंगे पूनम चंद गुप्ता जो NCDX के टर्मरिक कमेटी के हेड हैं, को चेयर करते हैं NCDX में, तो उनसे हम हल्दी मार्केट का रुख जानेंगे। साथ ही DS पई साहब होंगे, उनसे हम मानसून जुलाई में कैसा रह सकता है और ओवरऑल सीजन को लेकर, मानसून को लेकर क्या अपडेट है, मौसम विभाग के साइंटिस्ट DS पई साहब से जानेंगे। लेकिन फटाफट से आपको टॉप 10 खबरें बता देते हैं कि आज किस तरह का एक्शन ब्रॉडर मार्केट में दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर दायरे में ही कह सकते हैं, 58,000 के आसपास गोल्ड, और चांदी का जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है सितंबर का, वो 70,000 के करीब है। डॉलर इंडेक्स में यहाँ पर तेजी दिख रही है। क्रूड की बात करें तो $75.5 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। स्लो डाउन की चिंता है, जिससे ऊपरी स्तरों पर दबाव दिख रहा है। नेचुरल गैस, नाइमेक्स पर नेचुरल गैस आज 3% नीचे है, $2.25 के आसपास कारोबार वहां पर हो रहा है। कॉपर की बात करें तो MCX पर 717, और LME की बात करें तो 1 महीने के निचले स्तर पर भाव है। आयरन ओर, DC आयरन ओर में गिरावट बढ़ी है। जिस तरह से स्टील कंपनियों की तरफ से डिमांड के हिसाब से ही ऑर्डर दिए जा रहे हैं, उसका असर यहां पर दिखा है। पाम तेल की बात करें तो जबरदस्त तेजी आज दिख रही है। मलेशियाई पाम तेल 3,950 रिंगिट के ऊपर पहुंच चुका है। 4% का उछाल मलेशियाई पाम तेल में। कॉटन की बात करें तो फ्राइडे के सत्र में आइस पर $83 के बेहद करीब कॉटन का भाव पहुंच चुका था। हफ्ते भर में 6% की तेजी दिखी थी। लंबी सुस्ती कंसोलिडेशन के बाद यह तेजी लौटी है। शुगर की बात करें तो यहां पर भी लोअर लेवल पे बाइंग लौटी है। $23 के पास आइस पर कॉटन का भाव है। शुक्रवार को आइस शुगर में 4% की तेजी दिखी थी। गेहूं की बात करें तो यहां पर लगातार गिरावट है। हफ्ते भर में गेहूं के दाम ग्लोबल मार्केट में 13% गिरे हैं। फ्राइडे को %0.5 की गिरावट दिखी थी। US में $6.3 प्रति बुशल तक फिसल गया है भाव। हल्दी की बात करें डोमेस्टिक मार्केट में तो 10,000 के ऊपर जा चुका है। आज करीब 3% की तेजी यहां पर दिख रही है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने एक पोल किया है गोल्ड को लेकर, वो सबसे पहले आपको दिखा देते कि गोल्ड और सिल्वर को लेकर इस सेकेंड हाफ को लेकर क्या अनुमान लगाया जा रहा है, वो सबसे पहले बता दे। तो हमने गोल्ड को लेकर जो राय ली है सेकेंड हाफ के लिए, उसमें जो हाईएस्ट जो टारगेट आ रहे हैं वो 65,000 का है, जो केडिया कमोडिटी की तरफ से है। पैराडाइम कमोडिटी का टारगेट है 63,000 का, IIFL सिक्योरिटीज का 62,000 रुपए का, और SMC ग्लोबल 62,000, रिलायंस सिक्योरिटीज 60,000, और ट्रेड बुल्स को लगता है कि 59,500। लेकिन ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस, जो 50% ब्रोकरेज हाउसेस को यही लगता है कि सेकेंड हाफ में भी गोल्ड नया रिकॉर्ड बना सकता है। चांदी की अगर बात करें तो दूसरी छमाही में चांदी को लेकर जो टारगेट दिया है वो केडिया कमोडिटी का 90,000 का है, जो ऊपर का लेवल जो जा सकता है सेकेंड हाफ में। IIFL सिक्योरिटीज का 80,000, SMC ग्लोबल का 76,000 का, रिलायंस सिक्योरिटीज का 73,000 का। यानी यहां पर भी करीब करीब 50% ब्रोकरेज हाउसेस ऐसे हैं जिनको लगता है कि चांदी फिर से नया रिकॉर्ड बना सकती है। चलिए लेकिन अपने मेहमानों से पूछते हैं। अनुज जी, सबसे पहले आप बताइए क्या लग रहा है सेकेंड हाफ के लिए, आपका आउटलुक गोल्ड और सिल्वर में क्या है? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, सेकंड हाफ मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर जो टोन है वो पॉजिटिव रहेगा। हालांकि हमने पिछले 1 महीने में थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। हालांकि क्योंकि कोई फ्रेश क्यूज ऐसे नहीं थे, कहीं ना कहीं अभी भी अनसर्टेनिटी का माहौल है, और जिस तरीके से हम अभी भी एक वार सिचुएशन देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे काफी हद तक गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। हालांकि सेंट्रल बैंक्स की जो खरीदारी है वो कंटिन्यू रहेगी, और जिस तरीके से हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं, क्योंकि FOMC का भी मानना है कि जो 2% इन्फ्लेशन टारगेट है वो अचीव करना थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, तो उसके चलते मुझे लगता है कि गोल्ड को अच्छा खासा सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो गोल्ड अगेन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी, और मेरा मानना है कि गोल्ड आपको दिवाली या ईयर एंड तक 62,000 के आसपास तक के लेवल टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो जो लास्ट टाइम हाई बनाए थे उन हाई तक मुझे लगता है कि गोल्ड दोबारा टेस्ट कर सकता है। ये व्यू है गोल्ड को लेकर अनुज जी का। रविंद्र जी, आपका व्यू क्या है सेकेंड हाफ के लिए? आप क्या टारगेट दे रहे हैं गोल्ड में और सिल्वर में, दोनों में बताइएगा। मेरे हिसाब से मैं पहले सिल्वर बताना चाहूंगा, क्योंकि सिल्वर थोड़ा सा रेजिलिएंट लग रहा है, और सिल्वर का अगर आप मूव भी देखें तो एज कम्पेयर टू गोल्ड सिल्वर थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है। और मुझे लगता है कि सिल्वर फिर से एक बार जो उसका रिसेंट हाई था अराउंड 78,000 वो तो टेस्ट करेगा, एंड इट माइट गो ऑन टू टेस्ट अराउंड 80 to 84,000 लेवल्स इन द सेकेंड हाफ।
मुझे चिंता सिर्फ एक बात की है कि जो रिसेशनरी वरीज है, अगर वो इम्पैक्ट करता है सिल्वर को, तो थोड़ा-सा डीरेल हो सकता है इसका मूवमेंट। लेकिन अदरवाइज़ मेरे हिसाब से अगर रिसेशन आता भी है, तो इट माइट फॉलो गोल्ड और कैच अप गेम खेलेगा अगर गोल्ड को फॉलो करता है तो गोल्ड माइट बी मोर स्ट्रांग एज़ कंपेयर्ड टू सिल्वर। और अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में मुझे लगता है कि अभी जो फॉल आ रहा है दिस इज जस्ट अ रिट्रेसमेंट, एक करेक्टिव डिप है। फिर से एक बार 62,000 तो ये ज़रूर टेस्ट कर सकता है ऑन द अपसाइड, जो कि इसका रिसेंट हाई था। और अल्टीमेटली आई थिंक इट शुड गो समवेयर अराउंड 64 टू 65,000, क्योंकि इसका रीज़न यही है कि फेड ऑल्दो अभी भी चांसेस है कि जुलाई में और सितंबर में एक फेड हाइक होगा। बट गोल्ड के लिए दोनों साइड से पॉजिटिव फैक्टर्स है। अगर रेट हाइक करते हैं तो रिसेशनरी चांसेस बहुत बढ़ जाएगा, जो कि गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर हम लास्ट 7 रिसेशन देखें एज पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, लास्ट 7 रिसेशन देखें तो उसमें से 5 रिसेशन में गोल्ड ने परफॉर्म किया है। और अगर फेड रेट हाइक नहीं करता है, इफ दे स्टॉप, तो वैसे भी ये पॉजिटिव होगा गोल्ड के लिए। तो मेरे हिसाब से दोनों सिनेरियो में गोल्ड पॉजिटिव ही रहेगा। छोटा-मोटा करेक्टिव मूव्स हम देख पाएँगे, बट आई थिंक दैट विल बी मोर ऑफ अ बाइंग अपॉर्च्युनिटी। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में 62,000 इनिशियली एंड सिल्वर में 78 टू 82,000 इनिशियली मुझे लगता है। ओके, चलिए, तो ये व्यू है रविंद्र जी का गोल्ड और सिल्वर को लेकर सेकंड हाफ के लिए। बिटवन, आपकी राय क्या है? आप कहाँ पर जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जनरली गोल्ड और इक्विटी का निगेटिवली कोरिलेट होता है, लेकिन इस बार ऐसे होने वाला है कि गोल्ड भी नया हाई बना सकता है। गोल्ड एंड सिल्वर और इक्विटीज भी, जो इंडियन इक्विटीज मोस्टली मैं मान के चल रहा हूँ, तो दोनों में ही तेजी है। पहला चीज तो है, पूरे फैक्टर अभी मोस्टली जो ग्लोबल इन्फ्लेशन के कारण जिस तरह से रेट हाइक हुए थे, और कहीं ना कहीं ये शायद रेट हाइक वाला सिनेरियो कभी थम सकता है। हाँ, एक चीज इश्यूज है कि जो यूके का इन्फ्लेशन शायद अभी भी रिजोल्यूशन उसका नहीं हुआ, लेकिन यूएस का मोर एंड लेस गोइंग फॉरवर्ड ये रिजोल्यूशन हो सकता है। और इमीडिएटली जो रिसेशन है, तो ये 2 साल से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है रिसेशन आएगा, रिसेशन आएगा, ठीक है रिसेशन आएगा, लेकिन रिसेशन से बहुत बड़ा रिसेशन हम लोग मान के नहीं चल रहे। आएगा भी तो 1-2 क्वार्टर का माइनस हो सकता है, जो टेक्निकली डिफाइन करते हैं रिसेशन वाला। तो यहाँ पे ये चीज सिनेरियो बन रहा है कि जो रेट हाइक सिनेरियो है, पूरे 2 साल का जो इन्फ्लेशन सिनेरियो बना था अक्रॉस द ग्लोब आफ्टर यूक्रेन एंड रशिया, तो ये थम जाएगा। और ये थम देने के बाद जो रिस्क एसेट क्लासेस है, और गोल्ड भी आजकल परफॉर्म कर रहा है एज ए ऑल्टरनेटिव करेंसी जैसा परफॉर्म कर रहा है, लाइक बिटकॉइन भी बीच बीच में परफॉर्म करता है। तो ये गोल्ड में तेजी तो रहना चाहिए, मैं मान के यही चल रहा हूँ, बहुत दिन से वही बता रहा हूँ। हाँ, जो रविंद्र जी ने भी बताया था कि यहाँ एक जो है अभी जो डिक्लाइन है, ये मोर लेस एक करेक्टिव मूव है, और मार्केट में बीच में थोड़ा करेक्शन आना जरूरी होता है। और करेक्शन भी डिफाइंड है कि हाँ, यूएस का जो फेड का स्टेटमेंट आया था उसके कारण थोड़ा सा जो बुलिश टोन में थोड़ा सा करेक्टिव मूव आ गया। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड सिनेरियो जो H2 में सभी लोग मान के चल रहे 64,000 65,000, ये सब लेवल कंफर्टेबली पॉसिबल है। और यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई भी डिप्स आता है तो बाय करना चाहिए। फ्यूचर्स में जो भी ETF में मेरे हिसाब से बाइंग रहना चाहिए। सिल्वर में भी वही मान के चल रहा हूँ कि सिल्वर में एज ए इंडस्ट्रियल कमोडिटी जो रिसेशन है बहुत डीपर नहीं रहेगा। तो और मोस्टली जो एशियन कंट्रीज में जरा बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, यूरोप में थोड़ा बहुत है, अभी भी स्लाइटली इकोनॉमिक डाउन टर्न है, लेकिन सिल्वर में तेजी रहेगा। 80,000 85,000 गोइंग फॉरवर्ड पॉसिबल है। सिल्वर में भी मेरे हिसाब से बाय साइड में ही रहना चाहिए। H2 में हम लोग सितंबर के आसपास प्रोबेबली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बड़ा 80 लेवल की 80,000 के आसपास हम लोग मिल सकता है सिल्वर, और गोल्ड भी शायद 63,000 64,000 पहुंच सकता है। चलिए, तो ये तो ब्रॉडर व्यू हो गया, लेकिन इंट्राडे के लिए बिटवन फटाफट से बताइएगा, गोल्ड और सिल्वर में आज के लिए ट्रेड क्या है? जो आज डे ट्रेडर आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या टारगेट है गोल्ड और सिल्वर दोनों डे में? ट्रेडर के लिए देखिए, सिल्वर में ट्विजर बॉटम बनाया है, थोड़ा बाइंग ट्विजर बॉटम जैसा, थोड़ा 69,800 के आसपास सिल्वर बाय करना है। 70,800 71,000 का टारगेट रहेगा। 69,500 के नीचे शायद 450 के आसपास स्टॉप लॉस। और गोल्ड में भी 58,500 तक पुल बैक पॉसिबल है, यही के आसपास 58,000 के आसपास बाय कर सकते हैं। 57,650 के आसपास स्टॉप लॉस लाके इनिशियल टारगेट 58,500 टू 58,800 सेकंड टारगेट। बात कर ली रविंद्र जी, अब क्या लग रहा है आपको, जो इंट्राडे के ट्रेडर है उनको किन लेवल्स को ध्यान रखना चाहिए, और टारगेट क्या है आपके गोल्ड और सिल्वर में आज? सबसे मेरा प्रेफरेबल बेट सिल्वर होगा, क्योंकि सिल्वर में दो बुलिश पैटर्न्स बने हैं। एक तो इसमें मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है ऑन द डेली चार्ट, ये मैं कॉमिक सिल्वर की बात कर रहा हूँ। और दूसरा इसमें एक अच्छा हार्मोनिक पैटर्न बना है 50 का,
जो कि काफी प्रिसाइज पैटर्न होता है, और उसके चलते मुझे लगता है कि जो शॉर्ट टर्म का जो व्यू है दैट माइट मूव अगेन अप, एक रिवर्सल लग रहा है मुझे यहाँ से, और पॉसिबिलिटी है कि ये फिर से एक बार $26 से $27 तक जा सकता है एज पर द हार्मोनिक पैटर्न। लेकिन अगर मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखें तो पॉसिबिलिटी है कि ये धीरे-धीरे करके ऊपर जाएगा। अगर इंट्राडे की बात करें तो मुझे लगता है 70,550 से लेके 70,700 तक के आने के चांसेस है। बट आई थिंक एक बॉटम इन प्लेस है सिल्वर में, और अभी यहाँ से एक रिवर्सल की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। सर की पॉसिबिलिटी है इंट्राडे के लिए 70,050 पे खरीदे 70,550 के टारगेट के लिए, और बीटूपन की जो राय थी 69,800 पे खरीदने की, 70,800 दोनों बाइंग की सलाह दे रहे हैं। अनुज जी, आप सहमत है क्या, आज खरीद कर ही जाना चाहिए गोल्ड सिल्वर में? बिल्कुल विश्वमोहन जी, जिस तरीके से हमने लास्ट वीक में सिल्वर में एक रिकवरी आते हुए देखी थी, मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक सिल्वर में रहेगा। तो सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं करीबन 69,700 में। 69,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 70,500 तक हो सकता है। और गोल्ड के अंदर भी करीबन 58,000 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 57,750 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 58,500 तक हो सकता है। हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स 103 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया है, और अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे तो गोल्ड अब $1915 के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्पॉट मार्केट में। वहीं सिल्वर करीबन $22.5 के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो गोल्ड सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। सिल्वर में खरीदारी की सलाह यहाँ पर तीनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही। चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल में आज दायरे में कारोबार हो रहा है। चिंता वही ग्लोबल कंसर्न है, जिस तरह के डेटा हाल के आए हैं यूएस और चाइना को लेकर, दो मेजर इकोनॉमी को लेकर, उसका दबाव यहाँ पर दिख रहा है। रविंद्र जी, क्या व्यू है, क्या कॉल लें, किस तरह से ट्रेडिंग करें कच्चे तेल में आज? विश्वमोहन जी, मैं लगातार कच्चे तेल में एक ये व्यू लेके आ रहा हूँ कि इट माइट ट्रेड इन अ रेंज $74 एक कैप है इसमें WTI में, और नीचे में $67 का एक फ्लोर है। और आप अगर देखें तो काफी टाइम से क्रूड यही रेंज में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि क्रूड में कोई भी अभी एक वन साइड ट्रिगर नहीं है। जो भी ट्रिगर्स आ रहे हैं वो दोनों साइड से आ रहे हैं। ओपेक की मीटिंग है ये वीक में, विच विल बी वेरी वेरी क्रूशियल। जुलाई 1 से सऊदी का जो कट है वो भी शुरू हो गया है, तो आई थिंक दैट माइट स्लाइटली सपोर्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस, लेकिन अपसाइड भी जो है इसमें कैप्ड रहेगा। तो मेरा व्यू इट इज स्टिल इंटैक्ट। 6,000 6,000 का एक रेजिस्टेंस है, 5,500 का एक 550 का एक सपोर्ट है। तो जब भी ये सपोर्ट के आसपास आता है तो एक बाइंग एमर्ज होती है, और रेजिस्टेंस के आसपास हम एक सेलिंग देखते हैं, क्योंकि जो रिसेशनरी कंसर्न्स है उसके चलते डिमांड इम्पैक्ट होने के चांसेस है, स्पेशली फ्रॉम चाइना। चाइना में जो ओवरऑल डेटा आ रहे हैं दैट इज नॉट वेरी एनकरेजिंग, बट ये भी इंडिकेट करता है कि वी माइट सी सम काइंड ऑफ स्टिमुलस कमिंग आउट ऑफ चाइना, जो कि लास्ट वीक में चाइनीज प्रीमियर के स्टेटमेंट से भी निकल के आया है कि दे माइट गो फॉर some package for growth expansion। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर जो है वो एक अगेन इट इज अ होप, उस वजह से लोअर लेवल्स पे सपोर्ट मिलेगा। बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक जब तक कि 5,810 820 होल्ड है, मुझे लगता है कि एक छोटा सा डिप आ सकता है। 5,780 का एक सपोर्ट है, उसके नीचे अगर फिसलता है तो फिर क्रूड में 5,700 तक के लेवल्स हमें दिख सकता है। बट लोअर लेवल्स पे बाइंग कीजिए। इस लेवल पे मेरे हिसाब से एक बार शॉर्ट की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 5,820। उसके ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर थोड़ा सा एक बुलिशनेस फिर से एक बार आ सकता है इंट्राडे में। आपकी राय क्या है कच्चे तेल को लेकर बीटूपन? यही व्यू है कि मार्केट में रेंज बाउंड मार्केट है, बहुत दिन से वही रेंज में चल रहा है। 5850 का एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया है, वहां पे शॉर्ट करना है इंट्राडे के लिए। 5950 का स्टॉप लॉस और 5750 का इमीडिएट टारगेट, देन टारगेट एक्सटेंड हो सकता है 5700 तो उससे नीचे भी। अगर किसी को भी ऑप्शन में ट्रेड करना है तो डिफेंसिव रहेगा। जो 5800 वाला जो पुट है उसको ले सकते हैं 145 टू 150 वाला रेंज अगर पुल बैक आता है, और वो टारगेट रहेगा 190 टू 200, 110 के नीचे स्टॉप लॉस। तो मेरा व्यू वही है कि कोई भी अपसाइड आता है तो क्रूड ऑयल में बेच के चलिए आज के लिए। और गोइंग फॉरवर्ड ऐसा लग रहा है कि क्रूड ऑयल में जिस तरह से वीकनेस बिल्डअप हो रहा है, प्रोबेबली ये 5,500 का भी लेवल गोइंग फॉरवर्ड तोड़ सकता है। तो ज्यादा बुलिश नहीं रही है यहाँ पे, कोई पुल बैक आता है तो सेल पे करिए। यानी फुल में जहां भी तेजी दिखे वहां पर सेल करने की सलाह है, यहां पर तेजी की पोजीशन कम रखे, ये बिटकॉइन की सलाह है। और इनकी सलाह भी है या तो पुट खरीदे या 5,850 पे आप बेच सकते हैं, जो करंट लेवल है यहां से करीब करीब 60 रुपए ऊपर बेचना है आपको। अनुज जी, आप किस साइड ट्रेड करेंगे कच्चे तेल में?
लोअर लेवल पे खरीदारी करेंगे, बेचेंगे? मार्केट तो दायरे में है। विश्वमोहन जी डेफिनेटली दायरे में है, मगर हमने ये भी देखा है कि मार्केट जो है वो लोअर लेवल से रिकवर भी होता हुआ दिखाई दिया। अगर आप पिछले 3 हफ्तों को देखेंगे तो मार्केट डेफिनेटली नीचे 5500 तक गया था, वहां से अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं 5600 को मार्केट ने काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे देखा है, और हमने देखा है कि उसके नीचे क्लोजिंग नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से हमने देखा लास्ट वीक मार्केट करीबन 2.25% के तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर मेरा बाय कॉल रहेगा, करीबन 5750 में खरीदारी करें, 5600 का स्टॉप लॉस लगाएं, करीबन 5950 तक आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आप ऑप्शन साइड में जाएंगे तो काफी लोअर प्रीमियम्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आप 6 या की कॉल ऑप्शन में देखेंगे तो करीबन 98 का प्रीमियम देखने को मिल रहा है, और अभी टाइम काफी है। तो मुझे लगता है कि 6 या की कॉल ऑप्शन खरीदारी कर सकते हैं। 98 का जो करंट प्राइस है उसमें खरीदारी कर सकते हैं। 54 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 150 तक देखा जा सकता है। तो बाई साइड में ट्रेड मेरा रहेगा, या तो कॉल को बाय करें 6 की कॉल को, या फिर 5750 में फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। चलिए, तो ये व्यू है कच्चे तेल को लेकर। लेकिन चलिए, मेटल पे बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं टर्मरिक पे, हल्दी में, क्योंकि यहाँ पर अच्छी तेजी दिख रही है। आज 10,200 रुपए के आसपास हल्दी का वायदा इंट्राडे में पहुंच गया, अभी भी 10,125 के ऊपर है, 3% की तेजी दिख रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता जी हैं, चेयरमैन हैं NCDX हल्दी कमेटी के। सर, स्वागत है आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। क्या हो रहा है सर हल्दी के मार्केट में? जबरदस्त तेजी दिख रही है, काफी लंबे समय तक हमने देखा था अप्रैल के महीने में 7,000 के नीचे कंसोलिडेट कर रहा था, और 3,000 रुपए की तेजी, तो इतनी तेजी इतनी जल्दी आई है हल्दी में, क्या हो रहा है सर? NCDX में कितना तेजी का रुख बना हुआ है उतना फिजिकल में नहीं है। फिजिकल में आज भी 85 रुपीज में अपने को जितना चाहे उतना माल मिल जाता है। उसका मेन तेजी का कारण हमारे जून महीने में जो सोविंग होता है, हमारा ही नहीं, जैसे सांगली बेल्ट और इधर डुगराला करपा हर हल्दी बेल्ट में जून में सोविंग हो जाता है। परंतु इस साल पूरे बेल्ट में बरसात की भारी कमी रही है, इससे सोविंग को बहुत ज्यादा बड़ा इफेक्ट पड़ा है। अभी तक अगर ऑल एंड एवरेज में देखा जाए तो 65-70% ही सोविंग हुई है। इसके वजह से तेजड़ियों के हाथ में बाजार भी आ गया है, और लोगों का सेंटीमेंट भी चेंज हो गया कि भाई इसमें तेजी आ सकती है। इसलिए बाजार भी जो इतना बढ़ रहा है, मेन बरसात का कारण है। अगर बरसात आ जाती है तो इसमें 500-700 रुपए जा भी सकते हैं, अगर बरसात नहीं आई तो इसमें 10 रुपए बढ़ने के और चांसेस है। ओके, यानी बारिश अच्छी हुई, बुआई बढ़ी, सोइंग बढ़ी, तो यहाँ पर दबाव भी दिखेगा। अगर नहीं हुई, कम हुई, जो उत्पादक एरिया है, जो भी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वहाँ पर, तो फिर तेजी और बढ़ सकती है। बड़ी गिराकी नहीं है कि जो बाजार को खींच सके। ओके, तो पूनम चंद जी, आपको क्या लगता है कि अगस्त तक भाव 10,000 के ऊपर चला जाएगा? इस उम्मीद में इस तरह का एक्जुबरेंस कह सकते हैं, इस तरह की तेजी दिख रही है वायदा में? 500 तो बढ़ सकते हैं सब, 10 रुपए 15 रुपए नहीं तो 500 रुपए तो 90 रुपए तो हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, चलिए, कोई बात नहीं। आपको लग रहा है कि हाजिर में भी 500 रुपए तक की तेजी आ सकती है, और वायदा क्योंकि अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आगे के अनुमान में कि आगे तेजी की उम्मीद में ये तेजी वायदा में ज्यादा दिख रही है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अनुज जी, आज धनिया और हल्दी ये दोनों अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, लेकिन जीरे में मुनाफा वसूली दिख रही है। क्या लग रहा है, कोई प्रिफर्ड बेट आपकी मसालों में? कहाँ पसंद करेंगे ट्रेड के लिए, कहाँ सलाह देंगे आप? देखिए, मसालों में अगर आप देखेंगे तो हमने कोरिएंडर और टर्मरिक में अच्छी स्ट्रेंथ देखी है। हालांकि जीरा भी अच्छा मोमेंटम में था, बट उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई दिया। बट मुझे लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से धनिया एक अच्छा बेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छे वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं। काफी समय के बाद हमने काउंटर में अच्छे वॉल्यूम आते हुए देखे। तो कोरिएंडर में खरीदारी का ट्रेड बनाए करीबन 6,700 में, स्टॉप लॉस लगाएं 6,500 का, और टारगेट करीबन 7,000 तक देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ दिखाई दिया है, तो ये आगे कंटिन्यू रह सकता है। 7,000 का पहला टारगेट रहेगा, अगर 7,000 ब्रेक करता है तो फिर ऊपर में करीबन 7,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कोरिएंडर मुझे लगता है कि मसालों में अब एक अच्छा पिक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, कोरिएंडर एक बेहतर पिक यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि प्राइस के हिसाब से भी वो ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि उस तरह की तेज़ी नहीं है जो बाकी मसालों में दिखी है। चलिए, अब वापस से नॉन एग्री मार्केट की ओर लौटते हैं। बेस मेटल्स पे बात नहीं हुई थी, आज सभी मेटल में हल्की तेज़ी दिख रही है। कॉपर 716 रुपये के ऊपर, एल्युमिनियम 196 के ऊपर, जिंक 215 के पास, और लेड 182 के ऊपर। क्या पसंद कर रहे हैं आप रविंद्र जी आज मेटल्स में?
पर मेरे हिसाब से कॉपर और जिंक दोनों में ही एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख सकता है। अगेन जैसे मैंने बताया कि जो चाइना में वरी है उसके चलते कोई फंडामेंटल में कोई मेजर चेंज नहीं है, बट जो एक्सपेक्टेशन है कि चाइना से कुछ स्टिमुलस निकल के आ सकता है, दैट माइट सपोर्ट द मेटल्स। और ये वीक में काफी सारे यूएस से भी डेटास है विच विल बी वेरी वेरी क्रूशियल फॉर द डॉलर मूव, और उस वजह से पॉसिबिलिटी है कि हमें बेस मेटल्स में सपोर्ट लोअर लेवल्स पर। कॉपर में आई थिंक 720 721 तक के लेवल्स पॉसिबल है, 713 712 जो कि एक अच्छा सपोर्ट है, वो एक बाइंग जोन है। और जिंक में मेरा जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो अभी भी इंटैक्ट है। जो वीकली चार्ट पे बुलिश एंगल्फिंग बना है, इट्स अ क्वाइट अ बिग पैटर्न, और पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर में 230 240 तक भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जिंक में मैं अभी भी बाइंग में रहूंगा। 204 का शॉर्ट टू मीडियम टर्म का स्टॉप लॉस है इसमें। और कॉपर में इंट्राडे पर्सपेक्टिव से जैसे मैंने बताया 712 713 वुड बी अ गुड बाइंग जोन फॉर अ टारगेट ऑफ 720। जो रविंद्र जी की जो कॉल है, कॉपर और जिंक 213 रुपये 50 पैसे पे जिंक खरीदे, 215 रुपये 75 पैसे की टारगेट के लिए, और कॉपर खरीदना है 714 रुपये पे 720 रुपये के टारगेट के लिए, 710 का स्टॉप लॉस लगा ले। बिटूपन आपकी पसंद क्या है, कोई एक पिक अगर चुननी हो मेटल में आज तो? देखिए, मैं मेटल में कॉशियसली बुलिश हूँ, और कॉपर में मुझे बाय करने और मेरा जो प्रीफर्ड रेंज है 712 टू 713, और मेरा टारगेट रहेगा 723, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 707। तो आज के लिए मैं जाना चाहूंगा कॉपर में, और यही मेरा प्रीफर्ड पिक है आज के लिए बेस मेटल में। जिंक में फिलहाल के लिए मैं अभी फिलहाल एंट्री नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हाँ, थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है। ओके, चलिए, लेकिन मॉनसून पर एक खास मेहमान डीएस पई साहब आईएमडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर, जून के महीने की आप लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है, डेफिसिट काफ़ी तेज़ी से कम हुए। पिछले एक हफ्ते में हम जिस तरह से मानसून की रफ्तार थी, 10% की डेफिसिट के साथ जून की समाप्ति हुई। जुलाई को लेकर किस तरह का अनुमान है? आप लोगों ने ये तो कहा है कि सामान्य बारिश होगी, लेकिन ये कौन कौन से ऐसे एरिया है जहां पर सामान्य बारिश होगी और कहां चिंता बनी रह सकती है? क्योंकि कई सारे पॉकेट्स है, वो केरल के हो, बिहार के हो, ईस्टर्न यूपी के हो, मराठवाड़ा विदर्भ का जो एरिया है महाराष्ट्र का, वहां पर काफी चिंता है। कौन कौन से एरिया जहां चिंता रहेगी जुलाई में, और कहां अच्छी बारिश होगी? देखिए, मोस्ट पार्ट्स जो एरियाज है भारत का, एक्सेप्ट तमिलनाडु और नाइबरिंग एरिया में उधर जो बिलो नॉर्मल हो सकती है, मोस्ट ऑफ द अदर एरिया नॉर्मल टू अबव नॉर्मल हो सकता है जुलाई में। एंड सिमिलर अलोंग द हिमालय, जैसे यूपी है, सम पार्ट्स ऑफ यूपी, बिहार एंड नॉर्थ ईस्ट में जो हिमालय रेंज का अलोंग दैट एरिया, वो एरिया में बारिश थोड़ी कम होने हो सकती है। अदरवाइज मोस्टली पर्टिकुलरली जो पेनिनसुलर है, जिधर केरल, ये जो कर्नाटक जिधर कम था जून में, ये सभी भरपाई हो जाएगी जुलाई। ओके सर, कुछ राज्य जैसे हम कह रहे थे कि बिहार और केरल वगैरह के जो राज्य हैं, और मराठवाड़ा और विदर्भा के, यहाँ को लेकर क्या अपडेट है? क्या यहाँ पर जुलाई में रिकवरी आएगी, और यहाँ के फार्मर्स के लिए क्या सलाह है? क्या वो सोइंग अब तेजी से बढ़ाएं? क्या आगे अच्छी बारिश की उम्मीद है क्या? जैसे मैंने बताया, अभी जुलाई में पेनिनसुलर इंडिया इवन अप टू महाराष्ट्र तक ना, मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र में अच्छी बारिश मिलने की संभावना है और प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अलोंग बिहार और जो यूपी है, सभी एरिया में, सम एरियाज अलोंग द हिमालय, उधर नॉर्मल या बिलो नॉर्मल बारिश होने की संभावना है। और रिगार्डिंग सोइंग, एक्चुअली बारिश का इंफॉर्मेशन हम लोग एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, लोकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देते हैं, और डिपेंडिंग ऑन क्रॉप से और उधर इरिगेशन फैसिलिटी, ये सभी देख करके लोकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एडवाइजरी देते हैं फार्मर्स को। तो फार्मर्स ये एडवाइजरी के हिसाब से जाना चाहिए। तो स्पेशली आईएमडी को कोई देता नहीं है, हम लोग जनरली एग्रीकल्चर थ्रू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से वो लोग जो भी सलाह देंगे वही करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये मैं तो एक ब्रॉडर आउटलुक जानना चाह रहा था कि किस तरह की बारिश होगी, ताकि उनको एक संकेत मिल जाए। पई साहब, अब आखिरी सवाल आपसे मेरा होगा अल नीनो को लेकर। अल नीनो क्या लग रहा है आपको, क्या उसका असर अब जुलाई और अगस्त और सितंबर की बारिश पर दिख सकता है क्या? नहीं, जब से हमने पहले बार भी हमने बताया था, जनरली एल नीनो का इम्पैक्ट सेकेंड हाफ में ज्यादा होता है जनरली, इफ यू ऑब्जर्व।
और एज पर हमारा जुलाई फोरकास्ट, जून में तो अभी -10% है, हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था 92 एंड बिलो, सो इट इज जस्ट 2% ना, ये है। जुलाई में हम लोग प्रेडिक्शन, एज पर प्रेडिक्शन नॉर्मल है, नॉर्मल, एंड इनफैक्ट देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी जुलाई में 100 से ज्यादा होने का भी अच्छा संकेत है एज पर द फोरकास्ट, विच मीन्स दैट जुलाई सितंबर पर दबाव दिख सकता है क्या? हाँ, कैसे? अगस्त सितंबर में क्या चिंता है क्या? तो एक्चुअली मैंने बताया ना, थोड़ा इम्पैक्ट होगा, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा हम लोग ये बोल रहे थे पॉजिटिव आईओडी उसी समय में होने की संभावना है, तो इसलिए थोड़ा इम्पैक्ट, एलिनो का इम्पैक्ट कम कर सकता है। डेफिनेटली देयर विल बी एलिनो डेफिनेटली आ रहा है, उसका इम्पैक्ट होगा बारिश में, लेकिन कितना होगा ये हम लोग जुलाई एंड में सेकेंड हाफ का फोरकास्ट देंगे। एज ऑफ नाउ देयर विल बी सम इम्पैक्ट इन द अगस्त एंड सितंबर रेंज। इम्पैक्ट होगा, लेकिन बहुत ज्यादा असर नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव आईओडी का से यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। शुक्रिया भाई साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। लेकिन अच्छी बात है कि जुलाई में अच्छी बारिश होगी, सामान्य असामान्य से भी ज्यादा बारिश हो सकती है, 100% से ज्यादा, 96 to 104%, 96 से 104% के बीच की बारिश सामान्य मानी जाती है। शुक्रिया रविंद्र जी आपका, अनुज जी आपका, बिटपन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस शो को यहीं समाप्त करते हैं।